हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यह थर्ड एपिसोड है, तीसरा लेक्चर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हुए हैं तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एपिसोड नंबर आप 1 देख लीजिए, फिर एपिसोड नंबर 2 देखिएगा, तब एपिसोड नंबर 3 देखिएगा। क्लियर? और यदि पहला और दूसरा एपिसोड तैयार रहेगा तो थर्ड एपिसोड ये लेक्चर आपको ज़बरदस्त समझ में आएगा। जानते हैं मैकेनिक्स से क्वेश्चन IIT हो चाहे नीट हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, P100 फिजिक्स, मैथ्स DP सर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पढ़ चुके हैं हम लोग उस पर हम चल रहे हैं हर टाइप के न्यूमेरिकल्स कराने। तो यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल पहले आप बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे और तब पहुँचाऊँगा मैं आपको IIT एडवांस न्यूमेरिकल पर। लेकिन जानते हैं कि नीट का न्यूमेरिकल, नीट लेवल और IIT मेंस का लेवल एक ही है। दोनों के क्वेश्चन लगभग इक्विवेलेंट होते हैं। IIT एडवांस के क्वेश्चंस कुछ एडवांस होते हैं, एडवांस नाम ही है तो कुछ एडवांस होते हैं, और बोर्ड के नीट और IIT मेंस के थोड़ा नीचे क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा लेवल कम होती है। लेकिन बोर्ड के हर बच्चे को किस में जाना है, अल्टीमेटली उसको नीट ही करना है या IIT में जाना है। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन अब है, सपोज करिए कि यह एक वॉल है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप क्या क्या पढ़ चुके होंगे? फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप का होता है, एक इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, न्यूटन्स के तीनों लॉ क्या हैं, तीनों लॉ क्या शो करते हैं, कौन सा लॉ क्या बताता है, कौन सा लॉ क्या बताता है, सेकेंड लॉ के 4 केस कौन से होते हैं, इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है। तो कौन सा पढ़े थे? स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आप खूब अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से आप पीछे 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो ना पढ़े हों जल्दी से वहाँ पर जा कर के उसको फिनिश कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जो अभी यहाँ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी तकदीर बदल देने वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर? क्योंकि ये क्वेश्चंस नीट और IIT में आने वाले हैं, सीधे सीधे मेंस में। ओके, फिलहाल कम ऑन द पॉइंट। सपोज करिए कि यह एक वॉल है, यह एक वॉल है और इस वॉल पर एक बॉल लिया गया, एक बॉल, और यह बॉल डायरेक्ट आकर के इस पर इंसिडेंट करता है और फिर उसी स्पीड से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देखे होंगे कि बार बार IIT मेंस और नीट में क्वेश्चन आता है। तो चलिए भाई, तो यह हाँ मास बॉल का m है, वेलोसिटी इसकी u है, u बराबर कितना 20 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और यह एंगल दिया है 30 डिग्री। दिस इज द क्वेश्चन। यह एंगल दिया है, डायग्राम आप देख रहे हैं, यह एंगल आपको दिया गया है, यह एंगल दिया है 30 डिग्री। तो यह वाला एंगल भी दिया है आपको 30 डिग्री। ना भी दिया होगा तो आप यहाँ 30 मान लेंगे उसको, यदि कुछ और नहीं दिया है तो 30 आप ले लेंगे उसको। और अब क्वेश्चन में लिख क्या रहा है, कह रहा है कि लेट बॉल इज इन contact to the wall ना 0.02 सेकेंड। what is force acting on the wall ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन, वॉल ड्यूरिंग कोलिजन देखिए यह है क्वेश्चन आपका। और बॉल का मास कितना दिया हुआ है? बॉल का मास दिया है 200 ग्राम। बॉल का मास दिया है 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना देर कांटेक्ट में रहता है? 0.02 सेकेंड कांटेक्ट में रहता है। यानी कि बॉल जब आ करके यहाँ टकराता है दीवार पर तो यह 0.02 सेकेंड इसके कांटेक्ट में रहता है वॉल के। तो
हाँ, तो क्या कि वॉल पर कितना फोर्स लगा। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, आप बॉल उसके पीठ पे मार रहे हैं इस स्पीड से, तो सवाल यह है कि उसको फोर्स कितना लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करिएगा। तो चलिए, वेरी बेसिक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से ही से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के शुरू होते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स। चलिए 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व करिए तुरंत फटाफट। हाँ, 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व करिए इसको, तुरंत सॉल्व करिए। और अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फोर्स क्यों चाहिए। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स कितना चाहिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है फोर्स किधर चाहिए। तो फोर्स क्यों चाहिए, इनर्शिया के कारण। फोर्स कितना चाहिए, लीनियर मोमेंटम ना बताता है। तो फोर्स कितना चाहिए, तो फोर्स कितना चाहिए सेकंड लॉ, और फोर्स किधर चाहिए तो थर्ड लॉ। ओके, चलिए फिलहाल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अब हाँ, जल्दी से बस ये वीडियो रोक के तुरंत सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। हो गया। आइए अब हम सॉल्व कर रहे हैं, अपना आंसर मिलाइए। देखिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर दीजिए। ड्रा कर दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन, टाइम आप नोट कर लिए, बाकी हटा दिया जाए। तो देखिए डेल्टा टी की वैल्यू है 0.02 सेकेंड है। बाकी क्वेश्चन हटा दिया जाए। चलिए क्या बताना है, कोलिजन के समय वॉल पर कितना फोर्स लगा, हम लोग को ये बताना है। कोलिजन के समय बॉल पर कितना फोर्स लग रहा है, हम लोग को ये बताना है। आइए तो हाँ चलिए, ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए मास इसका मान है यम, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, मास है यम। तो इसका लीनियर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं थ्योरी में लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम बना इसका कितना, एम यू। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम की ये दिशा हो गई, लीनियर मोमेंटम की ये दिशा हुई। जब बॉल इधर जा रहा था, जब यहाँ जा रहा था, तो मास में कोई चेंजिंग होना नहीं है। वेलोसिटी भी बोला गया है कि उसी वेलोसिटी से जा रहा है, यू से ही जा रहा है, मास वही है। तो एम यू इसका लीनियर मोमेंटम है। ओके, अब कहते हैं कि फोर्स कैसे बताते हैं। तो व्हाट इज द फोर्स, तो कहीं पर भी फोर्स बताने के लिए एफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होता है, तो कहते हैं ना डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। न्यूटन का बेसिक सेकंड लॉ यही है। अब जा देखिए यहाँ पर डेल्टा पी चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, डेल्टा टी चेंज इन द टाइम इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल, सो मच न्यूटन विल बी द फोर्स। आपको यही अप्लाई करना है। अब लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, यह है एम यू। अब इस एम यू का चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दो कंपोनेंट बनाइए, दो कंपोनेंट। एक हमेशा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे। एक इसका देखिए, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाएंगे। देखिए यह है एम यू है ना, ये एम यू है। तो ये एंगल के सामने हमेशा साइन होता है, तो एंगल के सामने हमेशा साइन होता है। तो यहाँ क्या हुआ, एम यू साइन थीटा हुआ। और जब एक कंपोनेंट एम यू साइन थीटा हुआ, तो जो बचा है दूसरा कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, एम यू कॉस थीटा हो गया दूसरा कंपोनेंट। एंगल के सामने साइन, और एंगल जिस पर बना होता है बेस पर आता है कॉस। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर कॉस आ रहा है, तो ये भी कॉस हो गया, एम यू कॉस थीटा हो गया। वैल्यू अभी बाद में रखा जाएगा, पहले यहाँ फार्मूला प्रूव कर दो। हाँ, अब जा देखिएगा। अब ये तो आते समय जब इंसिडेंट होने जा रहा था तब की बात है। जब यह बॉल कोलिजन हो करके रिफ्लेक्ट कर रहा था तब क्या हुआ। तो चले, जब कोलिजन हो करके रिफ्लेक्ट कर रहा था, तब की बात क्या है। आइए देखिए, ये जा रहा है एम यू, जा रहा है कोलिजन हो करके जा रहा है क्या, एम यू। तो इस पे क्या आया, एम यू साइन थीटा आया। क्यों,
एंगल के सामने एम यू साइन थीटा, एंगल जिस पर है इस पर क्या आना है, इस पर क्या आएगा एम यू कॉस थीटा आया। अब जा देखिए तो यह अब जिस पॉइंट पर एक कोलिजन हो रहा है अब वहाँ पर जा देखिए यह एंगल है 30, यह एंगल है 30, तो एंगल हम लोग 30 लिए हैं, थीटा है, ये थीटा है हम लोग का, ये हम लोग का थीटा 30 हो गया बेटा। अब जा देखिएगा यानी कि यह बाल के ऊपर, यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके ऊपर है, बाल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बाल पर वर्टिकल कंपोनेंट है। यदि इसका अलग से फ्री बॉडी डायग्राम देखें हम, देखिए बाल है ना, तो बाल के पास दो कंपोनेंट हैं हर वक्त बाल के पास दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन, एक एम यू कॉस थीटा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है इसके पास एम यू साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट है इसके पास हमेशा, है ना। देखिए जब बाल कोलिजन करेगा दीवार पर, जब दीवार पर वाल पर जब एक कोलिजन होगा बाल का, तो देखिए उस समय क्या हो रहा होगा, यानी कि दीवार पर परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट कोलिजन कर रहा है एम यू कॉस थीटा। जस्ट ऐसे यह कोलिजन के समय हुआ जब यही बाल, ध्यान दीजिएगा, जब यही फ्री बॉडी डायग्राम अलग से देखिए, जब ये बाल कोलिजन हो करके वापस जा रहा था एंगल बनाता हुआ ऐसे, तो इसका वर्टिकल, हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल चाहिए। देखिए तब क्या हुआ था, तब ये वापस जाने वाला ये था एम यू साइन थीटा था ना, जब वापस जाता है एम यू साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा जब इस दिशा में जब हम लोग माने हैं एम यू साइन थीटा यानी कि प्लस माने हैं हम लोग इस दिशा में, तो जब उल्टा उसके जाएगा तो उसकी दिशा को क्या लेना होगा, ऑटोमेटिकली क्या होना है, माइनस होना है। अच्छा एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा, तो एम यू कॉस थीटा में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। ओके चलिए, तो यह देखिए अब यह एम यू साइन थीटा जा रहा था कोलिजन होने, जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है तो एम यू साइन थीटा, लेकिन ये केस में आ गया, ये है माइनस में। अब आपको बताना है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, तो आते समय एम यू साइन थीटा। अब सब कहेंगे सर एम यू कॉस थीटा क्या कर रहा है, तो एम यू कॉस थीटा इस वाल के पैरेलल है, तो जब जो एम यू कॉस थीटा वाल के पैरेलल है तो वह फोर्स एक्सर्ट करने में यानी कि फोर्स लगाने में उसका कोई भी रोल नहीं होगा। जो दीवार पर हमेशा वाल पर, दीवार पर किसी भी चीज़ पर जो भी कोई प्लेन है, तो जो सीधा वर्टिकल यानी कि 90 डिग्री पर टकराता है ना, वो फोर्स क्रिएट करता है। अब जो पैरेलल कंपोनेंट पड़ेगा उसका कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लीनियर मोमेंटम में चेंज है ही नहीं। कैसे नहीं है, एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा, नो चेंज इन द डायरेक्शन, नो चेंज इन द पैरेलल कंपोनेंट। तो कौन जिम्मेदार है, फोर्स लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जो दीवार पर, ये दीवार है जो 90 डिग्री पर आकर के कोलिजन कर रहा था ना, वह केवल जिम्मेदार है। Only that component is responsible to create force। मीन्स कि यहाँ पर सीधे शब्दों में समझिए कि जब भी आप डेल्टा पी निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रहे कि डेल्टा पी ना किसके बीच निकालिएगा, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बीच निकालिएगा। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेटा हमेशा होता है ये। ओके अब जा देखिए, जाते हुए के लिए है एम यू साइन थीटा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है तो आप उल्टा जाने को प्लस माने हैं, आने को माइनस लेना ही है। तो डेल्टा पी का मान कितना हुआ, क्या हुआ, डेल्टा पी चेंज इन द लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा पी कितना बेटा, माइनस एम यू साइन थीटा माइनस एम यू साइन थीटा हुआ ना। तो डेल्टा पी बराबर कितना हुआ, माइनस टू एम यू साइन थीटा। तो -2 एम यू साइन थीटा एंड सपोज द कॉन्टैक्ट टाइम इज डेल्टा टी। सपोज द कॉन्टैक्ट टाइम
of the ball with wall is delta t, and then what will happen now? Therefore now you can okay calculate the value f external. F external will be how much? ओके। अब जब एक बात अभी कैलकुलेट करने पहले बात और देख लीजिए बेटा, डेल्टा पी बराबर -2 mu sin थीटा, डेल्टा पी इक्वल टू -2 mu sin थीटा। तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ये किसके लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ है? बॉल के। तो द लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, जितना इसका माइनस हुआ उतना ही जो वॉल को मिला है, दीवार को मिला है, उतना ही प्लस हुआ। याद करने का बहुत ही फंटास्टिक तरीका, जितना इसका माइनस हुआ उतना ही उसका प्लस हुआ। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो अभी भी कहीं कोई एक सिस्टम मान लिया जाए, बॉल और बॉल प्लस वॉल, यानी कि गेंद और दीवार दोनों को कंबाइंड एक सिस्टम माना जाए, दोनों को कंबाइंड एक सिस्टम माना जाए। तो जब दोनों को कंबाइंड एक सिस्टम मानेंगे तो होगा क्या बेटा? जब कंबाइंड सिस्टम मान लिए तो दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम में चेंज क्या ना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जितना इसका माइनस हुआ उतना उसका प्लस हुआ। ओके, अब जब देखिए, तो अब कहेंगे कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या? अब प्लस कर दिया 2 mu sin थीटा। ये इतना क्या हुआ? ट्रांसफर्ड टू द, किसको ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर टू द वॉल, यानी कि दीवार को इतना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। नाउ द पॉइंट कि व्हाट विल बी द फोर्स नाउ। अब जब देखिए बेटा फोर्स क्या हुआ, तो अब आगे चलिए, यहाँ पर चला जाए। चलिए ये हटा दिया जाए बेटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम जब टकराया तब क्या हो रहा था? जब जा रहा था वापस तब क्या हो रहा था? mu cos थीटा हो गया। चलिए अब फाइनल आंसर देखा जाए क्या हुआ। आइए अब ये फ्री बॉडी डायग्राम हटा दें। आप समझ गए हैं सब कुछ, ये देखिए हटा दिया जाए इसको। हाँ, और अब F एक्सटर्नल बराबर कितना हुआ? mu। अब आया क्या हम लोगों के पास में? डेल्टा पी का मान आ गया, निकल चुका बेटा। देखिए ये डेल्टा पी की वैल्यू आ चुकी है, ये लेना है, और डेल्टा टी यहाँ है ही। तो F एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? फोर्स हो गया 2 mu sin थीटा अपॉन क्या? डेल्टा टी। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला। ओके, हमेशा यदि ये इस तरह यही डायग्राम है, एंगल यहाँ थीटा माने हुए हैं, आप देखिए बेटा थीटा बराबर यहाँ ये थीटा माने हैं आप, थीटा ये वाला है, इसके लिए, इस एंगल के लिए हमेशा यही फार्मूला होगा। तो यदि आप चाहें तो न ही आपको एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में नीट में IIT मेंस में आप क्या करेंगे, बैठ के डायग्राम थोड़ी बनाना आपको, वो तो मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। अब ये सीधे वैल्यू आपको याद है कि F एक्सटर्नल बराबर 2 mu sin थीटा बाई डेल्टा टी होता है हमेशा। हाँ, जब यह एंगल दे देगा ये वाला, तो साइन के बजाय कास आ जाएगा। अब ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाएगा। तो अब जब यह एंगल देगा ना तो कास आ जाएगा, जब ये वाला एंगल रहेगा तो साइन रहेगा। बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए फिलहाल अभी कौन सा है, अभी पहला जो एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग, पहले उसका आंसर निकाल दिया जाए। अब देखिए आंसर निकालना बहुत ही आसान है। F एक्सटर्नल बराबर 2 मास 200 ग्राम है बेटा, ग्राम है, केजी में बदल दीजिए, 0.2 kg हो गया हमके सिस्टम में, इंटू एम हो गया, यू का मान कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी देखिए 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 20 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 30 हो गया अपान क्या, डेल्टा टी 0.02 सेकेंड में है। हाँ बस सॉल्व हो गया। देखिए F एक्सटर्नल बराबर कितना हुआ, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा बेटा, ये 0 है, यह 0 है, पहले बात है 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 2 बना दीजिए, बना दिया। अब यहाँ से भी 0 हट गया, 2 2 2,
ना, तो 4 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, 2 गुणे 2 ये 4 हो गया, गुणे 2 अभी यहाँ बचा हुआ, इंटू साइन 30/2 हो गया, अपान नीचे 0.02 हो गया, और छोटा कर दीजिए, एफ एक्सटर्नल बराबर कितना हुआ, ये 2 से 2 हटा दीजिए और नीचे क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे, तो नीचे हो गया 200 और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 400, तो 400 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 2, हो गया, देखिए नीचे हो गया 2 से कट करिए तो एफ एक्सटर्नल बराबर कितना हो गया 200 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा था, हाँ चेक कर लिया जाए, 2 कट गया, ठीक है, नीचे क्या किया आप 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे हो गया है 2, नीचे हुआ है 2 और ऊपर हो गया 400 हो गया 2 से 200, यस। तो आंसर कितना आया बेटा, कंसेप्ट समझ में आया, वैल्यू कुछ भी रहे, वैल्यू यहाँ कुछ भी दिया रहे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना आ गया आंसर, व्हाट इज द आंसर, 200 न्यूटन का फोर्स इस दीवार पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर, पक्का समझ में आ गया, बहुत आसान है सब कुछ, यही देखिए यही सब आता, लगता है कितना कठिन चीज़ है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ फिर मैं क्वेश्चन अगला ले रहा हूँ, ठीक ऐसा ही बिल्कुल यही क्वेश्चन, अब इसका आंसर तुरंत आप निकालिएगा। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ना जीरो से हीरो बना देती हैं। तो हम लोग बिल्कुल इनिशियल से हम पढ़ाना शुरू करते हैं, एकदम इनिशियल जीरो से पहुंचाते हैं इस लेवल पर जिसकी आगे ज़रूरत नहीं होती। अभी न्यूटन स्लॉ मोशन में जितने भी आईटी एडवांस मेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एपिसोड वैसे वैसे क्वेश्चंस सब बढ़ते जाएंगे और एडवांस होते चले जाएंगे। हो गया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसी टाइप का अब हम अगला क्वेश्चन एक और देते हैं और इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालिए। देखिए आ रहा है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ अब मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको। ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम इच collides at angle 60 degree to the horizontal with speed 40 meter per second. Let ball H in contact with wall 0.04 second. What is force exerted on the wall? तो बताओ कि दीवार पर फोर्स कितना लगा। यस, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, वह डायग्राम नहीं दिया रहेगा, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में डायग्राम दिया भी रहता है और बिना डायग्राम का भी क्वेश्चन नहीं आता है। हटा, ट्राई टू डू, एकदम वैसे जल्दी फिगर बना दीजिए और बना करके आंसर निकाल दीजिए तुरंत। हो गया, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि बाल ऑफ मास 400, बाल का मास 400 ग्राम है और क्या है, इज कोलाइड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर कोलिजन कर रहा है ना, विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। लेट बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विथ वॉल 0.04 सेकेंड, कह रहा है कि 0.04 सेकेंड वो उसके कॉन्टैक्ट में था दीवार के। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो कह रहा है कि वॉल पर कितना फोर्स लगा, बताओ, इनसे बताओ, बस बता दीजिए जल्दी से। मैं शुरू करूँ, आ जाइए हम बताते हैं। हाँ, आंसर आप निकाल लीजिए, वहीं वीडियो रोक करके बेटा, यहीं पे रोक करके तुरंत अपना आंसर निकाल दो। हो गया, चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए आंसर, चलो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है ना, तो हटा दिया जाए जो चीज़ें फालतू की हैं। चलो, तो एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से, आ जाओ। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, देखिए कितना आसान है सब कुछ, ये फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला आपका ना। देखिए, तो सपोज करें कि ये वॉल है, ये है वॉल है बेटा। चलो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा है। कोई बॉल जा करके दीवार पे टकरा, ये बॉल है बेटा, जाके दीवार पे टकरा रहा है और ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री पर टकरा रहा है। हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बोला गया है क्वेश्चन में, और ये हो गया m, वेलोसिटी है u, तो लीनियर मोमेंटम क्या बना, mu बना ना। लीनियर मोमेंटम क्या बन गया बेटा, mu बन गया। और कोलिजन में और कोई चीज़ नहीं दी हुई है, कोलिजन इलास्टिक है और ये दिया रहेगा कि उसी एंगल पर फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो यह उतना ही एंगल बनाता हुआ ना, ये फिर बॉल चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, उसी स्पीड से वापस चला गया। चलिए अब जब देखिए ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, मास वही है, तो क्या बना, mu बना। तो लीनियर मोमेंटम आते हुए mu, जाते हुए भी mu। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, आप चाहिए तो जब ये 60 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल लाइन, वॉल वर्टिकल है, सीधा वर्टिकल है, तो ये 90 है, ये 60 है, ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो चाहिए तो साइन वाले में 30 यहाँ भी बन जा रहा है, 30 लेके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो जो दिया है एंगल उसी पे सॉल्व कर दीजिए, दोनों का आंसर एक आएगा। अब जब देखिए, लेकिन अब चूंकि हम लोग ये वाला हम आपको बता चुके हैं यहाँ एंगल वाला, तो अब यहाँ एंगल वाला एक सॉल्व कर दिया जाए। चलिए, अब दो कंपोनेंट बना दिया इसका, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया। जानते हैं कि एंगल के सामने हमेशा साइन होता है, जहाँ एंगल होगा वहाँ साइन होगा हमेशा। एंगल यहाँ होता तो साइन ऊपर वाला होता, लाइन सीधा सामने से जो पड़ेगा, यहाँ पर है तो सामने पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पर हमेशा साइन और बेस पर हमेशा कास होता है। तो देखो बेटा, अगर इसके सामने क्या हुआ, साइन हुआ, तो mu क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, इसका दो पार्ट आप कर रहे हैं, इसका कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बना, mu साइन थीटा, ये बन गया। चूँकि 60 डिग्री है तो चाहे मान अभी रख दें, बाद में रखा जाएगा। चलिए, अब ये क्या बना बेटा, जब mu साइन यहाँ बना तो ये क्या बना, mu cos थीटा, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही बात, यह कंपोनेंट, तो ये वाला कितना बना, ये वाला कितना बना, ये mu cos थीटा, तो mu cos थीटा, और इसका नीचे कंपोनेंट कितना बना, mu sin थीटा। चूँकि पैरेलल कंपोनेंट जानते हैं कि यह पार्टिसिपेट नहीं करता, यह भाग नहीं लेता, यह इसका फोर्स क्रिएट करने में कोई भी रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल है तो यह फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो दो ही होते हैं, कौन कौन ले रहे हैं, वर्टिकल जो होते हैं वही लिया जाता है बेटा। तो वर्टिकल में एक ये जाते समय और वापस आते समय वाला ये है। जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हाँ, यहाँ से एरो हटा दिया बेटा। चलो, ये तो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। चलो बेटा, नहीं अभी इसका कंपोनेंट बनाए थे हम लोगों के, हाँ, इसका कंपोनेंट है बेटा। चलो, mu cos थीटा, तो जब इधर को माने हैं प्लस, तो इसको अवश्य ही लेना होगा माइनस। ठीक वैसे ही डेल्टा पी बराबर कितना बेटा, डेल्टा पी बराबर, जल्दी बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है, माइनस
एम यू कॉस थीटा माइनस एम यू कॉस थीटा, ठीक वही प्रोसेस। डेल्टा पी बराबर कितना बेटा, माइनस 2mu कॉस थीटा। हो गया डेल्टा, हो गया बेटा। अब डेल्टा पी ट्रांसफर्ड, अभी समझाया हूँ ना, ट्रांसफर्ड टू वॉल। वॉल को कितना हुआ, ट्रांसफर को कितना, उसको कितना मिला, तो डेल्टा पी बराबर कितना कितना बेटा, उतना ही पॉजिटिव, प्लस क्या 2mu कॉस थीटा। हो गया। अच्छा, अब ये दीवार के कितने बाल की दीवार में कितने देर कॉन्टैक्ट में था, माना कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, तो एफ बराबर कितना हुआ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या एफ बराबर कितना हुआ, डेल्टा पी का मान रखिए 2mu कॉस थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर तुरंत आंसर मार दीजिए फटाफट। हो गया। चलो बेटा अब जाइए, न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए ऊपर, देखिए अब एफ बराबर हुआ कितना, फाइनल आंसर 2m, 2m कितना मास है 400 ग्राम था, तो 0.4 हो गया, इंटू 2m, 2m हो गया, u कितना था बेटा, u यहाँ पे कितना था 400 ग्राम, 40 मीटर पर सेकेंड था, तो 40 मीटर पर सेकेंड। और क्या कॉस कितना बेटा 60 है, कॉस 60 है, एंगल 60 है, तो कॉस 60 डिग्री अपॉन टाइम इंटरवल कितना, टाइम इंटरवल दिया 0.04 सेकेंड, तो 0.04 सेकेंड हटा दिया जाए इसको, तो 0.04 बस हो गया। अब इसी को तुरंत अब यहाँ से आंसर कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर है, तो जो भी आया वही आंसर है। आया कितना देखिए, होगा कितना, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 40 है, एक जीरो से हटाइए बना 4, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 हो गया, और इंटू यहाँ पर 4 हुआ, इंटू 4 इंटू कॉस 60 1/2 हो गया, अपॉन 0.04 हो गया। देख लिए फिर से, ये 0 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4 बन गया, 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 यहाँ है, 2 भी है, cos 60 1/2 हुआ 0.04। अब इस 2 से इस 2 को हटा दिया, और अब यहाँ आया क्या बेटा 4 इंटू 4 है, ये हो गया 16, 4 इंटू 4 16 हो गया, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे से भी 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 हो जाना है, 4 जाना है। अब 4 से कैंसिल हुआ, 4 आया, 400 न्यूटन इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 400 न्यूटन। हो गया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, P100 फिजिक्स। तो अभी देखें आप पीछे वाले लेक्चर में, देखें आप पीछे वाले लेक्चर में देखे हैं कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ के 4 केस थे, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर क्वेश्चन लेंगे, नंबर वाइज सब पर लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो मेन है एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पहले उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखा जाए। हो गया क्लियर बेटा, कहीं कोई दिक्कत नो। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन, अगला पॉइंट। अब आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब हम मान के चलते बेटा कि अब आपको समझ में आ गया होगा 100%। इस वीडियो को 2 बार देखिए, इस पर कोई भी अब क्वेश्चन हो, किसी भी बुक में, किताब में, किसी भी मैगजीन में, कहीं पर भी कोई भी किताब हो, आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी, बस उसको सॉल्व करिए, है ना, उसको सॉल्व करिए। और अभी जब इसका ऐप बन जाएगा तो वहाँ पर अभी क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको ऐप पर, तो वहाँ पर आप ले करके डाउनलोड कर करके आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। लेकिन अभी जब तक नहीं मिला तब तक अपना कोई भी बुक हो, कहीं पर भी कहीं भी क्वेश्चन मिले सॉल्व करो। चलो हो गया, आ जाओ और आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर डाल दीजिए कोई भी हो। चलिए लिखिए कि ए क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास freely falling
ए बॉल ऑफ मास, मास पहले लिया जाए, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg freely falling from height 180 meter on the ground and rebounded ना, या rebounds कर दिया बेटा, and rebounced up to half height. Let it be in contact. Let it be in contact with earth (0.005 second या 0.05 second. What is force? Exerted on the ground. ओके बेटा, जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। क्या कह रहा है? ए बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम हाइट 180 मीटर ऑन द ग्राउंड। 180 मीटर की ऊंचाई से बॉल गिर रहा है ना, ग्राउंड पर, जमीन पर टकराता है। और क्या कह रहा है? एंड रीबाउंड, उछलता है, बाउंस होता, उछलता है ना, अप टू हाफ हाइट, आधा ऊंचाई, जहाँ से गिरा है वहाँ की आधा ऊंचाई तो उछल के जाता है ना। लेट इट बी इन कॉन्टैक्ट, लेट इट बी इन कॉन्टैक्ट, कितना देर संपर्क में रहता है? इन कॉन्टैक्ट टू द अर्थ सो मच, इतना देर तक एक कॉन्टैक्ट में रहता है। दिस इज द कॉन्टैक्ट टाइम। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, तो जमीन पर कितना फोर्स लगा, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में कितना फोर्स लगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बॉल 180 मीटर की ऊंचाई से गिरा जमीन पर, टकरा करके जिस ऊंचाई से गिरा था उसे आधा उछल कर गया है ऊपर, और डेल्टा टी समय वो कॉन्टैक्ट में रहा है अर्थ के, तो जमीन पर कितना फोर्स लगाया, ग्राउंड पर, फर्श पर कितना फोर्स लगाया। और मिस दूसरे शब्दों में सुनिए, ए बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 180 मीटर एंड इट रीबाउंस्ड half of the height. Let delta t is given. Delta t is the time of contact of the ball with the earth. Then you have to determine the value of the force exerted on the floor. हाँ, try to do this question. निकालिए आंसर अपना फटाफट। हो गया बेटा? चलिए, अब न्यूमेरिकल वैल्यू केवल ले लीजिए, बाकी सब हटा दीजिए बेटा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल रख लीजिए, बाकी सब की जरूरत नहीं है। चलिए, आप क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, क्वेश्चन समझ लिए हैं क्या है। आइए, तो अब आइए डायग्राम से समझते हैं। ये बॉल है, गिरा एक ग्राउंड ना, ग्राउंड पर टकराया। जब गिरा तो इसका मास m था, वेलोसिटी u थी, तो लीनियर मोमेंटम mu डाउनवर्ड था। और जब ऊपर उछला, जब बाउंस हुआ, देखिए उछल रहा है, बाउंस हुआ, तो लीनियर मोमेंटम mu, तो अब इसको चूँकि आधा हाइट जा रहा है, क्योंकि आधा हाइट ही गया है, बस यहीं तक गया है ना, यहीं तक गया है, तो क्या किया जाए,
इसको u1 मान लिया जाए और इसको u2। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो गई है ना अब। तो आते समय mu1, जाते समय mu2। यदि आते समय को मानूं प्लस तो जाते समय को, ठीक वही कंसेप्ट, आते समय को ले लिया हमने प्लस तो जाते समय का होना है माइनस। तो जाते समय का किसने में है बेटा? माइनस। ओके। अब सवाल यह है कि u1 और u2 की वैल्यू, दोनों वैल्यू दी नहीं हुई है और ये बाल कहाँ तक गया है? ये बाल गया है यहाँ तक, यहाँ तक गया है ना, बाउंस यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हुआ है बाउंसिंग। ओके, यहाँ तक गया है बस। अब आपको निकालना होगा यह कि आपका कंसेप्ट बेटा फिजिक्स का बहुत ज़बरदस्त चाहिए। यही सब क्वेश्चन बन के सामने आते हैं ना तो पसीना छूटता है, वहाँ पर लगता है कि अरे कितना कठिन क्वेश्चन आ गया। कुछ भी नहीं है, P100 फिजिक्स पर सारे क्वेश्चंस बहुत ही गजब के क्वेश्चंस, यानी गजब का करने का सेंस बेटा कि जो बिल्कुल ही मिलते हैं आपको IIT मेंस के 100% और नीट के 100%, इसलिए उसको कह रहा हूँ बहुत गजब के क्वेश्चन है। उसका करने का सेंस है कि 100% मिल जाते हैं क्वेश्चंस। ओके। हाँ, IIT एडवांस के लिए थोड़ी दिक्कतें होती हैं, IIT एडवांस नहीं 100% मिलते हैं, लेकिन कंसेप्ट तैयार है तो चाहे जैसे क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाएं, सॉल्व तो हो ही जाना है, जानते हो। फिर आ जाइए, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा ये क्वेश्चन? डेल्टा टी टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिया हुआ है। ओके, मास m है, ये दिया हुआ है। फ्री फॉलिंग का बेटा केस है, ये भी दिया हुआ है ना, फ्री फॉलिंग का केस है। तो जानते हो कि फ्री फॉलिंग, अब ये तो 1D में है, तो 1D वहाँ पर बताया हूँ, 1D में पढ़ाया हूँ बेटा, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है वहाँ पे 1D ना। तो सब आप 1D पर जाएंगे, 1D वीडियो में देखेंगे, 1D आपको मिल जाएगा वहाँ पे 1D के सारे क्वेश्चंस। तो अब 1D में आप जानते हैं कि फ्री फॉलिंग क्या होता है। तो नेचर में जानते हैं कितने टाइप के फ्री फॉलिंग होते हैं? नेचर में मात्र 2 तरह की फ्री फॉलिंग होती है। नेचर में मात्र 2 तरह का फ्री फॉलिंग होता है। कौन कौन? या तो वस्तु को सीधे ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, गिरा दें। तो या तो वस्तु को गिरा दें, सीधा गिरा दें, या नहीं तो थ्रो करें, क्षैतिज, क्षैतिज, हाँ क्षैतिज, सीधा, हॉरिजॉन्टल। तो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग इन द नेचर, इन द यूनिवर्स। आइदर बॉल फ्री फॉल फ्रॉम एनी हाइट, दैट विल बी द फ्री फॉलिंग, और throw the ball in the horizontal direction, that is also the case of the free falling. There are only 2 types of the free falling in the nature. मान लीजिए आप इस बिल्डिंग पर खड़े हैं और इस बिल्डिंग पर से एक बाल आपने गिरा दिया और दूसरा बाल सीधा क्षैतिज, मीन्स द इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रो किया। किस स्पीड से किया? स्पीड चाहे कुछ भी हो, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, स्पीड चाहे जो भी हो थ्रो करने की, लेकिन दोनों बाल एक साथ जमीन पर, ग्राउंड पर टकराएंगे। द टाइम टेकन बाय द बोथ बॉल टू स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड विल बी सेम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। हाँ, बहुत सारे बच्चे उनके दिमाग में ये रहता है, नहीं क्लियर कंसेप्ट रहता है, तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ वहाँ पढ़े होते हैं ना, यहाँ वहाँ मीन्स समझ रहे हैं, पढ़े होते हैं, तो उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो क्या वो सोचता है कि यह तो छोड़ दी है, सीधा गिरा है, और इसको तो 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया है, तो बहुत दूर जा रहा है, तो इसके साथ ही कैसे टकराएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। कंसेप्ट फिजिक्स का सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कहाँ? P100 फिजिक्स बाय SDP सर, P100 फिजिक्स 1D चैप्टर, व्हाट इज द फ्री फॉलिंग, सब कुछ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब का सब समझाया गया है आपको। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े बेटा, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। लेकिन बी श्योर, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग। आइदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एनी हाइट or throw in the horizontal direction. Both will takes equal time, provided height should be same. And the time taken to comes on the ground from any height, you know well that t equal to 2 pi under root 2h upon g. This is the time.
टी इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। दिस इज द सॉरी, ओह हाँ, पेंडुलम दिमाग में आ गया बेटा। तो देखो, तो टाइम बेटा, तो टी बराबर कितना बेटा, तो टी बराबर अंडर रूट 2h व्हाट, टी इक्वल टू 2h/g। यस, दिस इज द टाइम। ये कौन सा टाइम है बेटा, फ्री फॉलिंग। अब ये फ्री फॉलिंग वो चाहे हॉरिजॉन्टल वाला हो या चाहे वर्टिकल वाला हो, दोनों के लिए फ्री फॉलिंग का बेटा टाइम यही होता, मीन्स ओनली डिपेंड ऑन h एंड g, डज नॉट डिपेंड ऑन द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल डायरेक्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन, ओके, हाँ, फिलहाल बेटा, डेल्टा टी टाइम ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट टाइम इज गिवन टू यू, you have to determine the value of u1 and u2, therefore the what will be the value। चलिए, अब कैसे आप u1 का मान निकालेंगे। 180 मीटर की ऊंचाई से जब बाल को छोड़ा गया है, जो जमीन पर टकराया है, तो आखिर किस स्पीड से टकराया होगा, व्हाट विल बी द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द कोलिजन, उसको देखना होगा ना। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाली होगी ना, यानी किस वेलोसिटी से कोलिजन हो रहा है वो तो निकालना पड़ेगा ना आपको। चलिए फिलहाल आ जाइए, क्या करोगे, आप लगा दीजिए न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। क्यों, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बतानी है, और हाइट दिया हुआ है। ये हाइट है आपका कितना, ये हाइट है आपका 180 मीटर। तो जब यह 180 मीटर हाइट है और कह रहा है कि हाफ हाइट उछल करके गया है, ध्यान दीजिएगा, हाफ हाइट गया है, तो जब 180 है तो जहाँ तक वो गया ये हो गया 90 मीटर, भाई उसी का आधा, 180 का आधा सीधे सीधे पता चल गया, यानी कि हाइट आपको दिया हुआ है। जब बाल गिरा तो 180 मीटर, और जब बाउंस हुआ तो 90 मीटर। वेरी सिंपल नाउ। अब जानते हो, क्या जानते हो, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2gh, होता है ना। तो v स्क्वायर बराबर क्या, फ्री फॉलिंग u बराबर 0 प्लस 2gh। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जिनको न निकालने आता हो। अदरवाइज भी बराबर होता है अंडर रूट 2gh। ये तो रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम जा रहे हैं नीट क्वालिफाई करने और IIT क्वालिफाई करने, और फार्मूला तो याद हो, नहीं काम चलेगा ऐसे। ये तो हम जानते हैं, आपको याद है, लेकिन हम उस बच्चे के लिए बता रहे हैं जिसको न मालूम हो ना। तो v स्क्वायर बराबर 2gh, या v बराबर कितना बेटा, अंडर रूट 2gh हुआ। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक equation to determine the value, and therefore what is the striking velocity here of the ball। So therefore the u1 will be applying this equation, u1 equal to, that is the v equal to u1, this is the u1 जिसको आपने v माना हुआ है, अंडर रूट क्या 2g, g मीन्स 10 ले लीजिए, और h 180। what will be the value, तो therefore the u1 will be how much, u1 will be 18 into 2, 18 इंटू 2 करो बेटा 36 हो जाएगा, और 1 0 1 0 जो 2 0 हो जाएगा, 3600 मीन्स कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड से बाल टकराया था। अब आपको ये भी चाहिए ना कि जब टकराया तो ठीक ऊपर किस स्पीड से गया था, u2 भी चाहिए ना आपको। क्यों चाहिए, क्योंकि डेल्टा पी निकालना है, लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालेंगे, जब आते समय का लीनियर मोमेंटम, जैसे अभी देखें ना कोलिजन जब हो रहा था, तो आते समय का लीनियर मोमेंटम और टकरा करके जाते समय का लीनियर मोमेंटम, तो डेल्टा पी बाबा क्या किए हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल। वही चीज़ बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी करना है। आ जाओ, चलिए, तो क्या किया जाए। अब जाते समय का कितना ऊंचाई तक गया था भाई, कितना ऊंचाई तक गया है, वो हाइट मालूम है, तो किस स्पीड से गया होगा, हाफ हाइट तक, यहाँ तक गया हुआ है, हाफ हाइट तक। ये हाफ ही हाइट तक गया ही, इसका मतलब जब जा रहा था तो जा करके यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो गई है, फाइनल v बराबर 0 हो गया। वेरी फैंटास्टिक। अभी ऊपर जा रहा है, g नीचे काम कर रहा है, रिटार्डेशन का केस है। अब वही फिर थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दिया। अब जा देखिएगा v स्क्वायर becomes 0, why becomes 0, because it is given that the ball goes up to half height means 180 का आधा, half of the 180, that is the 90 meter। तो at the 90 meter velocity becomes 0, तो velocity 0 इक्वल टू u स्क्वायर, यही तो बताना है, u2 माने हम लोग u2 माइनस
स्क्वायर माइनस 2g इंटू 90 एंड देयर फॉर व्हाट विल हैपन u2 स्क्वायर बराबर कितना होगा 2 इंटू 10 इंटू 90 2 इंटू 10 इंटू 90 एंड देयर फॉर u2 बराबर कितना होगा u2 बराबर अंडर रूट क्या 1800 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 900 इंटू 2 और 900 का 30 √2 मीटर पर सेकेंड। तो जाने की वेलोसिटी भी निकल गई और आने की वेलोसिटी भी निकल गई, दोनों वेलोसिटी निकल गई। हो गया, यहाँ तक देख लिए, क्लियर हो गए सब लोग। आने की वेलोसिटी जब ये गिरा ज़मीन पे, ग्राउंड पे टकराया, फ्लोर पे टकराया, कुछ भी जो भी दिया रहा है क्वेश्चन में टकराया, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी u1 और जाते समय क्या थे, ये दोनों आ गए। और अब हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, चलिए अब ये क्वेश्चन में कॉन्टैक्ट टाइम केवल नोट कर लीजिए कितना दिया है 0.05, बाकी सब हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, मास मालूम है 0.5। चलिए तो हाँ आइए, तो चूँकि मास दिया हुआ है बेटा, अब जानते हो, हाँ बेटा क्या है नोट कर लिया जाए कहीं, डेल्टा m बराबर कितना है 0.5 kg, और क्या कॉन्टैक्ट टाइम कितना था बेटा, डेल्टा t बराबर था 0.05 सेकेंड था, ये था ना। आ जाओ, चलिए देखिए, हाँ बेटा, तो अब चेंज इन द लीनियर मोमेंटम निकालना होता हम लोगों को। आते समय क्या माने हैं प्लस, जाते समय क्या लेना होगा माइनस। चलिए तो डेल्टा p बराबर कितना हुआ, जाते समय का -p2 माइनस m u2 माइनस क्या m u1। तो डेल्टा p बराबर माइनस माइनस बेटा ना, चलिए यही वैल्यू रख देते हैं, या माइनस बाहर निकाल दिया जाए, माइनस बाहर निकाल दिया जाए और क्या कर दिया जाए इन दोनों को, और ऐसे कर दें माइनस m बाहर निकाल दिया जाए बेटा, और u2 प्लस u1 जोड़ दिया जाए। देखिए हो जाएगा ना, माइनस बाहर निकल जाएगा बेटा और m बाहर निकल जाएगा, ये जुड़ जाएगा डायरेक्ट। अब देखो तो डेल्टा p चेंज कितना, बाल के, इस बाल के लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा इतना। तो डेल्टा p इक्वल टू ट्रांसफर्ड टू ग्राउंड, ग्राउंड को कितना लीनियर मोमेंटम का ट्रांसफ़र होगा, तो जानते हो बराबर यही इतना प्लस हो जाता है, प्लस m u2 प्लस u1 हो जाता है, अब ये तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए और फाइनल आंसर निकाल दिया जाए। चलिए अभी हटा दूँ, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डेल्टा p हम लोग टाइम नोट किए हुए हैं। हो गया, आ जाओ देखो ना, अब हाँ, अब देखिए डेल्टा p का मान निकाल दिया जाए, तो डेल्टा p बराबर कितना हुआ, m का मान वैल्यू यही पुट कर देता हूँ, m का मान था बेटा 0.5, तो 0.5 u2 के मान कितना था, u2 का न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेना है, आपको u2 की वैल्यू आई देखो 30√2, तो 30√2 प्लस u1 का मान कितना बेटा, u1 की वैल्यू थी 60, तो 60 ये हो गया सारी वैल्यू अपॉन डेल्टा t यहाँ है तो 0.05 है ना। चलिए अब यहाँ पे तो ये तो डेल्टा p रहा नहीं, तो अब डेल्टा p नहीं रहा ना बेटा, अब तो फोर्स निकल गया सीधे, तो ये तो फोर्स निकल गया, अब बराबर टाइम से हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। तो देखो अब यह बराबर फाइनली कितना मिला, 100 से नीचे पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये 5 बन जाएगा, और यहाँ 100 से करिएगा तो क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, 50 बन गया। और अंदर कितना हुआ, तो अंदर देख रहे हैं कि हाँ अंदर कितना हुआ, देखो बेटा ये तो देखो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ 30 है और यहाँ 60 है, तो 30 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो इंटू 30 तो हमने बाहर निकाल दिया, अब बचा यहाँ क्या √2 और यहाँ क्या बचा 2। ओके फैंटास्टिक, हो गया।
चलिए और छोटा कर दीजिए थोड़ा। हाँ देखो, अब और छोटा कर दिया जाए तो f बराबर कितना हुआ, 5 से कट गया, 5 से काट गया, इस तो 1 हो गया, अरे 10 हो गया, 3 से हो गया, तो 330 कितना बेटा, ये कितना आया, 5 से काटे ना, हाँ 10 है, तो 10 आया, तो 10 से 300 हो गया, 300 ब्रैकेट में कितना, √2 + 2 न्यूटन। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। और दूसरे फार्मूला लाना चाहते हैं तो और ला दीजिए, देखिए 300 गुणे √2 का मान होता है 1.41 + 2 हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, तो f बराबर 300 गुणे 2 और 1 3 पॉइंट ना, हाँ तो 3.41, तो देखो डा, तो 3.41 हो गया। चलिए और छोटा करना चाहते हैं तो और कर दीजिए कि ये 2 जीरो है बेटा, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये आ गया कितना, 3 × 341 न्यूटन। ओके, अब फाइनल आंसर यहाँ कितना आ गया, देखो बेटा फाइनल आंसर f एक्सटर्नल बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई करिए 3 का, तो 3 हो गया, 12 का 12 का 2 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, और देखो बेटा, और 9 10 हो गया, 10 न्यूटन। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, गुणा कर लेना ठीक से, 3 × 3 हो गया बेटा, 12 3 हो गया, और 12 2 हो गया, 1 हो गया, 9 10, हाँ बेटा ठीक है, तो इतना न्यूटन। तो इसका आया आंसर बेटा कि दिस इज द आंसर 1023 न्यूटन। तो 1023 न्यूटन वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो देखिए यह एक विशेष टाइप का हम आपको क्वेश्चन कराए ना, एक हम लोग विशेष टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या, F बराबर F इक्वल टू ΔP अपॉन ΔT, मीन्स द exerted force anywhere exerted force equal to ΔP अपॉन ΔT, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मीन्स कि कहीं पर भी संवेग परिवर्तन की दर ही लगाए गए बाह्य फोर्स के अनुक्रमानुपाती होती है, मीन्स कि द अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हो गया बेटा, क्लियर, फर्स्ट क्लास, आ जाओ। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चेंज इन द एफ हम लोग यूज कर रहे हैं ना, हम लोग सीख रहे हैं क्या, हम लोग सीख रहे बेटा कि F इक्वल टू ΔP/ΔT का एप्लीकेशन, इसका यूज कैसे न्यूमेरिकल पे किया जाता है, इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसे होते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन दिखाया हमने, क्वेश्चन कैसे होते हैं देखा आपने, कैसे होते हैं 2 क्वेश्चन। चलिए और आगे, हाँ अगला क्वेश्चन बेटा, ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम moving horizontally and with speed 30 meter per second and collides with a wall and reflected with speed 40 meter per second, रिफ्लेक्टेड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से गया, 40 मीटर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और मास उसका बेटा दिया हुआ है ना। लेट
ball be in contact 0.02 second with wall then, तो क्या कह रहा है बेटा, then force exerted on the wall। तो बोलो वॉल पर कितना फोर्स लगा, जल्दी मार दीजिए इनसे फटाफट। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही। अंतर क्या है कि वहाँ पर वह सीधा हॉरिजॉन्टल जा रहा है और दूसरे स्पीड से वापस आ रहा है, बस और कुछ नहीं। आंसर निकाल दीजिए। हो गया, चलिए आइए आंसर देखिए। सपोज करिए कि ये वॉल है, ये वॉल है कोई। अब इसमें बॉल सीधा गया तो बहुत ही आसान है, तब तो कुछ है ही नहीं, सीधे गया रहा, टकरा रहा है। और कोलिजन के बाद बेटा, कोलिजन के बाद ये फिर रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि वहीं फिर ये वापस चला गया। दीवार इतना ही छोटा रहने दिया जाए, हाँ, ये फिर वापस चला गया। तो कोलिजन के बाद ये फिर वापस जा रहा है, लेकिन जब आ रहा था, मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं, मास तो वही रहेगा। आ रहा था तो उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, जब जा रहा है तो स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल जितना देर इसका था वो डेल्टा टी था। अब हम लोग को बताना है कि एफ बराबर कितना था। देखो बेटा, आते समय बहुत ही सिंपल सी बात है, आते समय mu1, जाते समय -mu2, तो डेल्टा पी बराबर -mu2 -mu1, वेरी फैंटास्टिक। डेल्टा पी बराबर -m बाहर निकाल दिया, u2 + u1 हो गया, बस डेल्टा पी। और डेल्टा पी ट्रांसफर दीवार को कितना मिला, तो डेल्टा पी ट्रांसफर्ड टू वॉल बेटा, क्योंकि सिस्टम का जानते हो, अभी बताया हूँ कॉन्सेप्ट। तो इतना ही प्लस m u2 + u1, ओके, हो गया। अब आंसर नो प्रॉब्लम। देखिए एफ बराबर, आंसर मार दीजिए तुम फटाफट, m u2 + u1 अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला आया। तो एफ बराबर, m का मान रख दीजिए फटाफट, m बराबर देखो बेटा 400 ग्राम, 0.4 हो गया, तो 0.4 इंटू u2 वापस जाने का वेलोसिटी 40 प्लस आने की वेलोसिटी कितना बेटा 30 अपॉन टाइम इंटरवल कितनी देर कम संपर्क में था 0.02। तो एफ बराबर कितना आया, सॉल्व कर दीजिए। देखिए नीचे पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो नीचे हो गया 2, ए हो गया 2, और ऊपर ए हो गया 40 ना, ए हो गया 40 हो बेटा, 40 हो गया, 1 दशमलव हट गया, हो गया 4 हो गया, फिर 10 बचा है 40 हो गया बेटा, और 40 × 30 + 30 यानी 70 हो गया, इंटू 70। अब यहाँ 2 से काट दीजिए इसको, ये हो गया 20, और 20 7 × 2 कर दो बेटा, 14 हो जाएगा, 1400 न्यूटन, दैट इज आंसर। तो ये हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखे, और एक ही नियम पर था यह, क्या हर जगह हर क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ की वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग हर जगह। तो देख रहे हैं जितने क्वेश्चन देखा एक भी फार्मूले पर बेस्ड था। अब चलिए अब फार्मूला चेंज करते हैं, दूसरे टाइप का अब लिया जाए क्वेश्चन। क्योंकि जानते हैं कि न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं सभी पर आपको क्वेश्चन लेने हैं, सभी पर आपको क्वेश्चन देखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये आपका तैयार हो गया, अब इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
हाँ, अभी इस पर अभी 2 क्वेश्चन और ले लूँ तब आगे भाई, क्योंकि अभी देखो फिर आ रहा दिमाग में मेरे, वो भी यहीं बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन। ए बैटमैन hits a ball of mass 100 gram horizontally direct to the hand of fielder, which taking catch and pulls his hand 50 centimeter back, 50 सेंटीमीटर बैक, ओके, 50 सेंटीमीटर वो अपने हाथ के पीछे खींचता है। क्लियर? बेटा चलो, तो लेट velocity of ball, ओके, तो let velocity of ball is 12 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड, what is force exerted on the hand? ओके, हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बैटमैन हिट्स ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट टू द हैंड ऑफ द फील्डर, which taking catch जो कैच ले रहा है, taking catch and pulls his hand। तो देखते होंगे बेटा कि वह जब सीधा बॉल फील्डर के हाथ में जाता है तो वो अपने हाथ को क्या करता है, कैच लेते समय वो अपने हाथ को पीछे खींचता है, यानी कि डेल्टा टी के मान को बढ़ाता है। मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जीरो होने में वेलोसिटी, अब जैसे मान लीजिए सीधा बॉल आ रहा है, हम सीधे हाथ ऐसे लगा दें तो बॉल टकरा के वहीं गिर जाएगा, कैच भी नहीं होगा और हाथ भी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी यानी जो टाइम एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वह वेलोसिटी से आ रहा है ना, तो बॉल का लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। बॉल के लीनियर मोमेंटम को जीरो होना है। अब जीरो होने में यदि समय ज़्यादा लगा, एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यदि कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा और डेल्टा टी ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो जब प्लेयर कैच लेता है तो इसलिए अपने हाथ को वह पीछे खींचता है, जिससे डेल्टा टी का मान टाइम इंटरवल बढ़ जाए और फोर्स का मान घट जाए, हाथ पर चोट न लगे। हो गया? चलो बेटा, अब यही बात और है यहाँ पर हाँ, तो फील्डर हिच टेकिंग कैच एंड पुल्स हिज हैंड 50 सेंटीमीटर बैक, यानी कि 50 सेंटीमीटर बैक, 50 सेंटीमीटर वह हाथ को अपने पीछे खींचता बेटा, 50 सेंटीमीटर बैक। लेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड, तो हाथ पर कितना फोर्स लगा।
ओके, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे करेंगे बेटा, करिए जल्दी फटाफट। हो गया? हाँ, कोशिश करें, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हो गया? तो बॉल सीधा आ रहा है, बॉल सीधा आ रहा है और हाथ को पीछे खींचता है ना, तो कितना पीछे खींच रहा है? 50 सेंटीमीटर पीछे खींच रहा है। क्या करने के लिए? कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए। याद रखें, कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए हाथ को पीछे खींचता है। हो गया? हाँ, तो चलिए मैं शुरू करूँ? कर चुके? आओ बेटा, देखो आंसर कैसे निकालोगे। ये तो जानते ही हो कि वो हाथ को पीछे खींचता क्यों है। तो हाथ को पीछे खींच रहा है क्योंकि वह संपर्क का समय जो है ना, कॉन्टैक्ट टाइम, तो ट्राइंग टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम ड्यू टू विच F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T विल बी लार्जर देन फोर्स विल बी स्मॉलर, द फोर्स ऑन द हैंड विल बी स्मॉलर। ओके, तो चलो अब पहला पॉइंट देखिए, बॉल गया है ना, ये हाथ बेटा हैंड है मान लो, तो बॉल गया और जा करके ना हैंड पे टकराने को है, तो अपने हैंड को क्या कर रहा? पीछे खींच रहा है। तो कितना पीछे खींचा? मान लिया कि यस डिस्टेंस पीछे खींचा, पुल्ड बैक ना, हो गया? पीछे खींचा। जब बॉल इसके हाथ पे टकराया तो बॉल का मास m और लीनियर वेलोसिटी क्या थी? u मास m, लीनियर मोमेंटम इनिशियल p1 बराबर कितना था बेटा? mu। और यहाँ तो टकरा करके वापसी होना नहीं है, यहाँ तो वापसी होना नहीं है, यहाँ तो बॉल को रोक लिया है, तो यहाँ तो वापसी हो नहीं रही है कि वो वाला कंडीशन तो लगेगा नहीं कि आया टकरा के गया, वो वाला तो लगेगा नहीं, वो तो कैच ले लिया है। अब हमको देखना है कि उसके हाथ में बॉल डेल्टा टी समय पता चल जाए। यदि डेल्टा टी का वैल्यू पता चल जाए बस आंसर सॉल्व है, आंसर आ गया। लेकिन ये आएगा कैसे? हाथ में बॉल क्या हुआ? फाइनली हाथ में बॉल क्या होना है? रुक जाना है। जब कैच लेगा तो बॉल रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो v स्क्वायर बराबर क्या हुआ? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as हुआ। आराम से ले सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, तो देयरफॉर u स्क्वायर माइनस 2as हुआ। a की वैल्यू चाहिए हमको बेटा, a बराबर u स्क्वायर अपान 2s। आराम से लिख दिया। अब कहोगे कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई? आप तो बात बताते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी। u का पहले मान रखो, u बराबर कितना है? किस स्पीड से आ रहा था बॉल? 40 मीटर पर सेकेंड से। देखो तो 40 इंटू 40 अपान कितना? 2s, 2 इंटू और यस कितना पीछे खींचा? कितना पीछे खींचा? तो 50 सेंटीमीटर यानी कि हाफ मीटर। तो 1/2 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये कितना हुआ? तो हाँ, ये कितना हुआ? 40 इंटू 40 मीन्स 1600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस हुआ है? रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है। ओके, देख रहे हैं? अब इससे ये पता चला कि जब बॉल हमारे हाथ पर टकरा रहा था तो बॉल की वेलोसिटी को रोकने के लिए हमारे हैंड ने कितना उसके ऊपर रिटार्डेशन लगाया था? तो यह रिटार्डेशन था 1600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन था, जिससे बॉल रुका। हो गया? ए की वैल्यू आ गई। अब जा देखिए, तो जब इतना रिटार्डेशन था, हाँ चेक कर लीजिए बार, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as ना बेटा। तो यू स्क्वायर ये जीरो होना है, यू स्क्वायर माइनस 2as, तो ए बराबर क्या हुआ? 2s, यू स्क्वायर बाई 2s, यू स्क्वायर बाई 2a। यू का मान कितना था? 40 और 2 और हाफ, 1/2 हाफ मीटर था, तो ये 2 ऊपर चला गया, 2 से कैंसिल हो। हाँ ठीक है, ओके फैंटास्टिक, ठीक है। अब आ जाओ, चलो
और आगे बढ़िए। तो अब जब रिटार्डेशन आपको पता चल गया ना, जब रिटार्डेशन हटा दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो जब भी आपको रिटार्डेशन पता चल गया ना, खिलाड़ी देखते होंगे क्रिकेट में कि जब भी कैच लेता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों खींचता है पीछे? देखिए, अब आप उसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्यों खींचता है ऊपर? तो यह इतना रिटार्डेशन हुआ। अब कितना देर तक बाल उससे हाथ के संपर्क में रहा, हमको डेल्टा टी चाहिए। क्यों चाहिए डेल्टा टी? क्योंकि एफ एक्सटर्नल बराबर हमको चाहिए डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी। डेल्टा पी का मान निकल चुका है mu। तो देखिए, उसमें तो रिफ्लेक्शन है नहीं, टकरा करके वापस तो जा नहीं रहा है, तो सीधे उसका यानी क्यों टकरा कर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया है। फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो हो गया, तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम कितना हुआ? जीरो माइनस mu। तो मीन्स कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाँ, अभी चलिए बाद में ये रखा जाएगा, तो फाइनल चलिए यही निकाल ही दूँ। तो डेल्टा पी बराबर कितना? फाइनल जीरो बेटा माइनस mu, तो कितना हुआ? माइनस mu। अच्छा, अब ट्रांसफ़र कितना हुआ? तो डेल्टा पी बराबर mu ना, क्या? ट्रांसफर्ड किसको? टू हैंड। द लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू हैंड, हाथ को कितना ट्रांसफर हुआ? दैट इज सो मच। अब द फोर्स कितना हुआ बेटा? तो F बराबर कितना हुआ? तो F बराबर mu अपॉन डेल्टा टी न्यूटन। लेकिन अभी हमारे पास डेल्टा टी है ही नहीं, तो रिटार्डेशन पता चल चुका है, तो अब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर u माइनस ए टी जानते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को जीरो होना, डेल्टा टी यहाँ से निकलेगा, तो जीरो बराबर u का मान कितना बेटा? u का मान तो u कितना था? u था हम लोग का 40 ना, 40 मीटर पर सेकेंड था, नहीं नहीं नो 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 12 था, 12 मीटर पर सेकेंड था बेटा। तो 12 माइनस, एक मिनट, u बराबर हम लोग 40 लिए हैं क्या? u बराबर हम लोग 40 ले लिए हैं, और शायद 12 दिया हुआ था, तो चलिए कोई बात नहीं। तो एक जगह हम लोग u बराबर करेक्शन कर लीजिएगा, u बराबर हम लोग ले चुके हैं, u बराबर, तो u बराबर हम लोग ले लिए 40 मीटर पर सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं, 40 चाहे 12 ले लीजिए, 12 वाले रखें 12 रख दीजिएगा, 40 है तो 40 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पर भी 40 ले लिया जाता, तो 40 माइनस ए का मान निकला है अभी 1600 इंटू टी, तो टी बराबर कितना हो गया? 40 अपॉन 1600, एक जीरो से जीरो, 4 से 4, 1/40 सेकेंड। ओके, फैंटास्टिक आंसर। तो अभी आया है टी की वैल्यू आ गई, आगे बेटा देखिए, तो यानी कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहले रिटार्डेशन निकालेंगे, तब टी निकालेंगे, तब एफ निकालेंगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हो गया, टी की वैल्यू आ गई। अब जब टी की वैल्यू आ गई, अब एफ बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है m 0.1, क्यों 0.1? क्योंकि 100 ग्राम है तो 0.1 हो गया। u कितना लिए हैं? 40 ले लिया गया है, हम लोगों ने पहले शायद 12 लिखा था, लेकिन हम चूँकि 40 हम लोग वैल्यू रख दिए हैं, तो 40 पे सॉल्व कर देते हैं, कोई वैल्यू ले लिया जाए। हो गया बेटा, तो ये देखो mu हो गया, डेल्टा टी 1/40, ये 40 ऊपर जाएगा, तो ये देखो बेटा, ये 4 हो गया ना, 4 हो गया, यहाँ ये 0 से मल्टीप्लाई में 1 हो गया, तो 4 बचा ऊपर, तो 4 इंटू नीचे से 40 ऊपर जाएगा, 40 ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन। ओके, मीन्स यदि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल आ रही हो और कैच लेते समय हम हाथ को 50 सेंटीमीटर मीन्स आधा मीटर पीछे खींचते हों, अमूमन 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर को खींच ही देते हैं खिलाड़ी, तो 50 सेंटीमीटर हम पीछे खींचते हों और 100 ग्राम का बॉल हो, स्पीड उसकी 40 हो, तो हाथ पे कितना लग रहा है? 160 न्यूटन, 160 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हैंड पर। ओके, या कितना सेंटीमीटर हाथ को पीछे खींचा है वो वाला क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीधे दिया हो टाइम कि बॉल
बॉल कैच लेते समय लड़का जो खिलाड़ी है वो कैच ले रहा है, कैच लेते समय बॉल उसके हाथ के संपर्क में 0.002 सेकेंड रहता है या 0.1 सेकेंड रहता है, कुछ भी रहता, इतना सेकेंड रहता है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ रिफ्लेक्शन है नहीं, टकरा के वापस जाने का केस ये है नहीं, या सीधे टकराने का केस है, टकरा के जीरो हो रहा है तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाना है। और आते समय को क्या ले लिया, mu, फाइनल हो गया जीरो, निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, F बराबर डेल्टा P अपन डेल्टा T। तो यह भी क्वेश्चन किस पे था, इसी पर, F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T पर। यानी कि अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, अभी हम लोग सीधे ना न्यूटन का सेकेंड लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और जानते हो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ के 4 स्टेट हैं। तो P100 फिजिक्स हमने आपको पहले ही बताया था कि हम फिजिक्स की बेटा धुनाई करते हैं ना, गजब गजब का होता बेटा। यानी कि यदि आप जीरो फिजिक्स जानते हैं तो टॉप करने में बिल्कुल ही समय नहीं लगने वाला है आपको ना। और टॉपर है तो आपको और मज़ा आएगा जब टॉपर है। जीरो जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत हीरो बन जाएंगे, तुरंत सिलेक्शन रखा हुआ है, बस ये फिजिक्स देख रहे हैं, बस यही है। अब तो एक अच्छा, अब न्यूमेरिकल को भी कराना है तो न्यूमेरिकल को कैसा न्यूमेरिकल पहले कराना है, देखिए सीधा सीधा फंडा है, बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सब कुछ है। अब ऐसे ऐसे स्टेप एक एक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसके 4 स्टेट है ना, तो चारों स्टेट पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना, क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सिस्टमेटिक देखेंगे। अब एक ही बार बहुत ज़्यादा देखेंगे, एक ही बार सब देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इतना क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत? देखो बेटा टाइम देख लेते हैं 1 सेकेंड। तो चलो बेटा यहीं पर रोक देते हैं आज का एपिसोड। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं बेटा। और यह बिल्कुल एक स्पेशल एपिसोड था न्यूमेरिकल का। अब हमको अभी देखना बेटा, अब इसके बाद क्या है, अभी मैं अगला एपिसोड भी न्यूमेरिकल का ही होगा। न्यूमेरिकल में इसलिए कि जितना पढ़ा दिया हूँ थ्योरी, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1 और 2, ये 2 थ्योरी है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 नंबर, ये न्यूमेरिकल है। चौथा पांचवा भी, तीसरा चौथा पांचवा भी सब न्यूमेरिकल ही होगा। क्यों? क्योंकि जानते हो न्यूमेरिकल बहुत है, तो हर तरह का न्यूमेरिकल आपको बता दूं पहले, ताकि न्यूमेरिकल में बहुत ज़बरदस्त मास्टरपीस बन जाइए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद थ्योरी में फिर थ्योरी आएगा, क्या? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कनेक्टेड फोर्सेस, मतलब 2 मास एक साथ सटा कर रखे हुए हैं, हम प्रेस कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जब हम 2 मास को आपस में रस्सी में बांध करके खींच रहे होते हैं, एंगल बनाते हुए खींच रहे होते हैं, एंगल बनाते हुए उसको पुश कर रहे होते हैं, ये तमाम डिफरेंट टाइप के ना। फिर उसके बाद में रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन पे बेस्ड फोर्सेज, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई मास रखा हुआ और स्लाइड कर रहा है या ऊपर जा रहा है, तो उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे आप? ये तमाम है। फिर इसके बाद में तब है सेंटर ऑफ मास है, फिर पुली है, पुली सिस्टम, कॉन्स्टेंट मोशन, पुलिस सिस्टम के न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे? तो पहले बेसिक, फिर उसके बाद में पहले बेसिक, पहले अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, उस पर पकड़ बनाइए उस टॉपिक पर, उस पर, और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। फिर देखिए टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। ओके, तो चलिए यहीं रोकते बेटा। बेस्ट ऑफ लक। फिर इसके बाद अभी मिलते हैं, इसके बाद में अगले एपिसोड में। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3, और फिर मिलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 4 में, वहाँ भी न्यूमेरिकल्स देखा जाएगा इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का एक अलग एपिसोड ही होगा पूरा। स्प्रिंग को न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? रस्सी है तो स्ट्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, या स्टेप बाय स्टेप एक एपिसोड में सब कुछ आता जाएगा, पढ़ते जाइए। ओके, फर्स्ट क्लास।